एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीटेट साइंस पेडागोजी को यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी। यदि आप सीटेट 2025 को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं तो ये आप लोगों की जो साइंस की सीरीज चल रही है, साथ ही साथ साइंस पेडागोजी के मैं आप लोगों के ये जो सेशन दे रही हूँ ये आप लोगों को मदद करेंगे ताकि आप पेपर 2 मैथ साइंस के बैकग्राउंड को या फिर आप कह लीजिए इनके कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करने में आपको मदद मिले। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन मैं यहाँ पे शुरू करती हूँ। और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर खोल के देखते हैं तो जो आप लोगों से सीटेट पेपर 2 साइंस के अंदर जो 30 मार्क्स का कंटेंट पूछा जाता है उसमें साइंस पेडागोजी जो 10 मार्क्स की होती है उसमें से एक क्वेश्चन आपका वैलिडिटी ऑफ करिकुलम यानी कि जो हमारे विज्ञान विषय है उसकी जो करिकुलम होती है, उसका जो यहाँ पे पाठ्यचर्या होती है, उसकी वैधता से संबंधित क्वेश्चन आपका डेफिनेटली यहाँ पे पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को मैं आप लोगों के साथ पहले डिटेल में डिस्कस करूंगी और उसके बाद इस टॉपिक के से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। यदि आप पेपर 2 मैथ साइंस की तैयारी कर रहे हैं, आप बिगनर हैं या फिर आप 2 से 3 अटेम्प्ट से पेपर दे चुके हैं बट आपका स्कोर यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा, तो आप लोग चाहें तो मेरे थ्रू लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं जिसमें कंप्लीट एनसीईआरटी कंटेंट, पेडागोजी और साथ ही साथ यहाँ पे आपको सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल होंगे जो कि पेड फॉर्म में अवेलेबल है, जिसके लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा। अब देखिए डे 4 है, इससे पहले वाले सेशंस जो हैं आपको कमेंट सेक्शन में इनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, उसको आप जरूर ज्वाइन करिएगा। अब देखिए सबसे पहले अगर हम करिकुलम की बात करें तो हर विषय का एक ना एक पाठ्यचर्या होती है जिसके अनुसार हम अपने जो सब्जेक्ट है उसको रन करते हैं। करिकुलम वर्ड आपने पढ़ा ही होगा। करिकुलम वर्ड जो है एक क्यूरी शब्द से आया है जिसका मतलब होता है टू रन, यानी कि किसी विषय को हम किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से समझा सकते हैं, किस तरीके से पढ़ा सकते हैं, यह हमें करिकुलम से पता चलता है। अब करिकुलम की भी कुछ ना कुछ वैलिडिटी होनी चाहिए, इसकी भी कुछ ना कुछ वैधता होनी चाहिए। अब किस तरीके की वैधता, आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करें सबसे पहले हम देखेंगे उस विषय की हिस्ट्री। अब आप कहेंगे कि साइंस की भी कोई हिस्ट्री हमें पढ़ने की जरूरत है, ये तो हम लोगों को सोशल साइंस में पढ़ना है। तो यहाँ पर अगर हम वैलिडिटी की बात करें तो पहली वैलिडिटी आती है यहाँ पर हिस्टोरिकली वैलिड करिकुलम, यानी कि ऐतिहासिक वैधता आपको देखना है कि वे विषय कितना ऐतिहासिक तरीके से वैध है। और अगर हम यहाँ पर हिस्टोरिकली वैलिड टर्म को देखें तो उसके लिए आप लोगों को ये देखना होगा कि अगर हम विज्ञान विषय की बात कर रहे हैं, साइंस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो साइंस किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, यानी कि समय के साथ आप लोगों को क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिली है, तो ये आप लोगों को सबसे पहले देखना है। इवॉल्व के साथ साथ साइंस के अंदर यहाँ पर डेवलपमेंट किस तरीके से हुए हैं, यानी कि इस विषय के अंदर आपको विकास कहाँ कहाँ से देखने को मिला है। तो अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें इस तरीके के टर्म लिखे होते हैं कि पहले के टाइम में साइंटिफिक एलिमेंट इस तरीके थे और अब इस तरीके के एलिमेंट यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं, या फिर साइंस में टाइम के साथ ये चीजें चेंज आई हैं, तो इसमें हम यहाँ पे साइंस करिकुलम में कौन सी वैलिडिटी देखेंगे, तो उस समय आप यहाँ पे हिस्टोरिकली वैलिड करिकुलम देखेंगे। इसके लिए आपके एग्जामिनर एक एग्जाम्पल यहाँ पे यूज करते हैं और ये एग्जाम्पल यहाँ पे पूछते भी हैं, जो कि मैं अक्सर आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। जब हम लोगों के सामने एटम का स्ट्रक्चर आया तो हम लोगों के सामने यहाँ पर अलग अलग मॉडल जो है टाइम के साथ पेश किए गए। जैसे कि आप कहेंगे कौन कौन से मॉडल, तो हम लोगों के सामने यहाँ पे मॉडल आए जैसे जे थॉमसन का मॉडल, जो आप लोगों ने क्लास 9th के एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, जिसे आप वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं कि उन्होंने वाटरमेलन के साथ तरबूज के साथ कंपेयर किया था। उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट हम लोगों के सामने यहाँ पे करके दिखाया। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों के सामने बोहर्स का मॉडल आया। तो देखिए ये सारे मॉडल जो है टाइम के साथ आए और हम लोगों को यहाँ पे एटम का जो आपके परमाणु होते हैं उसके स्ट्रक्चर को इवॉल्व करके दिखाया है कि समय के साथ क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं। तो यहाँ पर हमारी जो वैलिडिटी लगेगी वो किस तरीके से लगेगी, यहाँ पर हमारी हिस्टोरिकल वैलिड करिकुलम लगेगा। और अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो साइंस कैसा है, साइंस आपका है टेंटेटिव
टेंटेटिव मतलब इसके अंदर आपको विकास जो है समय के साथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो टर्म है टेंटेटिव, ये मैंने आप लोगों के साथ जब विज्ञान की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ साइंस डिस्कस किया था उसके अंदर भी ये टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर किया था। अब आई होप ये जो हिस्टोरिकली वैलिड करिकुलम है ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगला यहाँ पे कोग्निटिव वैलिड। अब कोग्निटिव वैलिड का मतलब क्या है? संज्ञानात्मक वैधता हमें देखनी है। अब संज्ञानात्मक वैधता देखने के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो बच्चे का जो करिकुलम है, बच्चे की जो पाठ्यचर्या आप यहाँ पे तैयार करोगे वो बच्चे की एज एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अब आप कहेंगे एज एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है? अब सिंपल सी बात है कि एज एप्रोप्रिएट का मतलब कि क्लास 6 के स्टूडेंट को हम क्लास 9th का कॉन्सेप्ट या क्लास 10th का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा सकते। आपको उनके एज एप्रोप्रिएट यानी कि जो उनकी आयु है उसके अनुसार उन्हें कंटेंट जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाता है कि किस तरीके की वैधता में, किस तरीके की वैलिडिटी में हम एज पे ध्यान देते हैं, तो यहाँ पे होगा कोग्निटिव वैलिडिटी। इसके अलावा दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है ये होता है उनकी अंडरस्टैंडिंग। बच्चे की समझ के अनुसार आप लोगों को जो चीजें हैं वो पेश करनी है, तब जाके उनके संज्ञान में, उनके कोग्निशन में वो चीज बैठेगी और वो चीज वो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि देखिए विज्ञान जो है, साइंस जो है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चा जितना चीजों को समझ के करेगा उतना उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है समय के साथ बढ़ेगी और उतना उनका कोग्निटिव डेवलपमेंट यहाँ पे होगा, उतना उनका संज्ञानात्मक विकास होगा। सिंपल सी बात है। तो हमें इन चीजों पे यहाँ पे ध्यान देना है। अब अगला, अगर हम वैलिडिटी की बात करें, अगली वैधता की बात करें तो ये होता है प्रोसेस वैलिडिटी। अब प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया आप किस तरीके से अपनाओगे साइंस के अंदर, आप किस तरीके से प्रक्रिया अपनाओगे, किस तरीके से प्रोसेस अपनाओगे। तो सबसे पहले तो हमारे प्रोसेस के अंदर आएगा कि भाई हम कोशिश करेंगे कि चीजें जो हो एक्सपेरिमेंटल तरीके से हो। सिंपल सी बात है, एक्सपेरिमेंटल तरीके से चीजें जो है वो आप प्रोवाइड करोगे। इसके अलावा प्रोसेस किस तरीके से होना चाहिए? एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। और जो बच्चे की बुक्स हैं वो किस तरीके से होनी चाहिए, उनके अंदर आप लोग कहेंगे कि यहां पर इलस्ट्रेशन वगैरह, इलस्ट्रेशन क्या होता है, जो हर टॉपिक की एक्टिविटी एग्जाम्पल्स वगैरह प्रोवाइड हो, इस तरीके से आपको प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ाना है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो प्रक्रिया आप यहाँ पे अपना रहे हैं उससे बच्चा लर्निंग बाय डूइंग मेथड से चीजें यहाँ पे समझ पाए। आई होप यहां तक मुझे नहीं लगता कि कोई आप लोगों को दिक्कत होनी चाहिए। अब अगली जो वैधता है वो है आपकी कंटेंट वैलिडिटी, यानी कि जो हम बच्चे को विषय वस्तु दे रहे हैं वो किस तरीके का होना चाहिए। अब देखिए विषय वस्तु इस तरीके का सबसे पहले तो होना चाहिए जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट आए। अगर आप कोई भी टॉपिक बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उसमें बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आएगा तो बच्चा जो है उस टॉपिक के साथ लिंक नहीं हो पाएगा। तो जो कंटेंट हो वो बच्चे की डे टू डे लाइफ के साथ लिंक होना चाहिए, डे टू डे लाइफ के साथ लिंक होना चाहिए। इनफैक्ट यही पॉइंट आपका एनसीएफ 2005 के अंदर भी बोला गया कि हमें बच्चे के कंटेंट को डे टू डे लाइफ के साथ लिंक करके यहाँ पे पढ़ाना है। इसके अलावा जो कंटेंट हो वो किस तरीके से हो, वो आपका साइंटिफिक अप्रोच को यहाँ पर फुलफिल कर रहा हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों को चीज़ें रोचक बनानी है तो सिर्फ और सिर्फ हम कहानियाँ, चुटकुले, जो बेसिकली आपके जोक्स होते हैं वो सब डाल दें। आपके साइंटिफिक अप्रोच जो हो वो भी आपका जो है यहाँ पे फुलफिल होना चाहिए। साइंटिफिक नॉलेज जो है बच्चे को आपको प्रोवाइड करनी है। अब अगला, अगर हम वैलिडिटी की बात करें तो ये है आपका एनवायरमेंटल वैलिडिटी, यानी कि पर्यावरणीय वैधता। अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बच्चे का कंटेंट इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चे के अंदर अवेयरनेस आए। हम यहाँ पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि बच्चे के अंदर अवेयरनेस आए कि हम लोगों को एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। हम अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, इसके लिए हम लोग क्यों बच्चे को जो चीज़ें हैं क्लासरूम से हट के एक्टिविटी वगैरह कराते हैं, ताकि बच्चा जो है इनकी इम्पोर्टेंस यहाँ पे समझ पाए। तो अवेयरनेस बच्चे के अंदर आए,
बच्चे के अंदर यहाँ पे क्यूरियोसिटी आए, यानी कि एक जिज्ञासा बच्चे के अंदर आए कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हमारी लाइफ के साथ किस तरीके से चीजें लिंक है, बच्चे के अंदर सेंसिटिविटी आए और जो एनवायरमेंटल वैलिडिटी है। इसी वजह से आपकी क्लास 6, 7, 8 की अगर आप एनसीईआरटी देखते हैं तो लास्ट के चैप्टर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, वाटर हो गया, इसके अलावा हमारे एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये चैप्टर्स क्यों ऐड किए गए, जो आप लोगों के जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, यहाँ पे मैं लिखती हूँ वाटर हो गया, हमारे जो डिजास्टर है, ये चैप्टर क्यों ऐड किए गए, ताकि बच्चे के अंदर यहाँ पे क्या आ सके, अवेयरनेस आ सके। तो ये सारे के सारे जो आपकी वैलिडिटी है, ये सभी वैधता जो है हमारे करिकुलम के अंदर यहाँ पे फॉलो होना चाहिए। हमें ध्यान देना है कि साइंस किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, किस तरीके से उसका विकास हुआ है। हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो हम कंटेंट बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं वो उनका एज अप्रोप्रिएट हो, उनकी समझ को यहाँ पे बढ़ावा दे। साथ ही साथ हमें जो प्रोसेस अपनानी है, प्रक्रिया अपनानी है, वो एक्सपेरिमेंटल हो, एक्टिविटी बेस्ड हो, एग्जाम्पल के साथ हम चीजें कराएं, बच्चे के इंटरेस्ट का पूरा ध्यान रखें, डे टू डे लाइफ के साथ उसे लिंक करें, साइंटिफिक अप्रोच को ना भूलें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो विषय पढ़ा रहे हैं उस विषय के लिंक को हम नहीं तोड़ सकते। अगला यहाँ पे देखिए, एनवायरनमेंट पे हम लोग अवेयरनेस लेके आ रहे हैं, क्यूरियोसिटी लेके आ रहे हैं, बच्चे के अंदर एक सेंसिटिविटी, यानी कि किसी चीज को लेके बच्चे के अंदर सहानुभूति जो है वो आए, इस चीज का हम ध्यान दे रहे हैं। 6, 7, 8 की एनसीईआरटी अगर आप देखते हैं तो इस तरीके के चैप्टर्स यहाँ पे ऐड किए गए, सो दैट बच्चा जो है चीजों के साथ लिंक कर पाए। तो अब ये सारी वैलिडिटी से रिलेटेड आपके एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, ये मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी। आई होप ये सेशन आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा और ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब मैं आप लोगों के साथ जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी तो उसके बाद ये टॉपिक आपका अच्छे से यहाँ पे क्लियर होगा। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी जो कि आज के ही इस टॉपिक पे यहाँ पे बेस्ड हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन में है जिसके अंदर क्या पूछ रखा है, द एज एप्रोप्रिएशन ऑफ द कंटेंट, प्रोसेस, लैंग्वेज एंड पेडागोजिकल प्रैक्टिस हेल्प इन इंश्योरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी वैधता विज्ञान के पाठ्यक्रम की सामग्री, इसके अलावा प्रक्रिया, भाषा और शैक्षणिक अभ्यास का आयु उपयुक्त होना दर्शाती है। तो देखिए, यहाँ पे बोल रखा है कि इनमें से कौन से यहाँ पे जो क्राइटेरिया हैं वो एज अप्रोप्रिएट होना दर्शाता है, यानी कि आयु उपयुक्त होना चाहिए, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्या चीज़, कंटेंट हो गया, प्रोसेस हो गया, लैंग्वेज हो गया, पेडागोजिकल प्रैक्टिस हो गया। मैंने आपको कहा था कि जहाँ पर हम एज की बात करते हैं वहाँ पर बेसिकली क्या है कि इनमें से कौन सी वैलिडिटी को हम फोकस कर रहे हैं, हम यहाँ पे संज्ञानात्मक वैधता को फोकस कर रहे हैं। इसके अंदर हम 2 पैरामीटर को लेके चलते हैं। एक, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें करनी है, बच्चे की समझ के अकॉर्डिंग, और कभी भी एज की बात अगर किया जाए तो एज जो है हमारी कोग्निशन को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप एज अप्रोप्रिएट कंटेंट बच्चे को प्रोवाइड करोगे तो बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट यहाँ पे अच्छा होगा। तो कभी भी आप यहाँ पे कंटेंट या प्रोसेस वर्ड को देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कंटेंट वैलिडिटी है या प्रोसेस वैलिडिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कहीं पर भी यहाँ पे आयु उपयुक्त होने की बात की जाए, यानी कि एज अप्रोप्रिएट होने की बात की जाए, तो यहाँ पर ये किस तरीके की वैलिडिटी को दर्शा रहे हैं, ये कोग्निटिव वैलिडिटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया ऑफ validity of science curriculum required involving the learner in acquiring the method by which scientific knowledge is generated and validated। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रखा है कि इनमें से किस तरीके की वैधता के अंदर, किस तरीके की यहाँ पे वैलिडिटी के अंदर जो लर्नर है यहाँ पे नॉलेज को या फिर साइंटिफिक नॉलेज को किस तरीके से एक्वायर करेगा, उसके मेथड की यहाँ पे बात की गई है। तो देखिए, अगर हम इस पूरे प्रोसेस को ज़रा ध्यान से देखें
तो आप किस तरीके से किसी चीज़ को सीखते हो, कौन से मेथड को आप ऑप्ट करते हो, ये किसके अंदर आता है। ये आपने किस तरीके के प्रोसेस को ऑप्ट किया है उसके अंदर आता है, यानी कि किस तरीके की प्रक्रिया से आप सीख रहे हो। अब देखिए, किसी भी चीज़ को सीखने के मल्टीपल तरीके होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैथ्स में अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसके अलग अलग तरीके के आपके क्राइटेरिया यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बट आप कौन से प्रोसेस को ऑप्ट कर रहे हो, कौन से प्रक्रिया को अपना रहे हो, ये आपकी नॉलेज को यहाँ पे दर्शाता है। तो कभी भी किसी भी मेथड की यहाँ पे बात की जाए कि बच्चा किस मेथड से यहाँ पे नॉलेज को एक्वायर कर रहा है, किस ये प्रक्रिया से बच्चा चीज़ें सीख रहा है, तो यहाँ पर कौन सी वैलिडिटी होगी, यहाँ पर होगी आपकी प्रोसेस वैलिडिटी। आई होप इन दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा आपको क्राइटेरिया जो है वो चीज़ों का यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर हमसे क्या पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोग्निटिव वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम। अभी जो मैंने आप लोगों के साथ फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया था उसी का ही कॉन्ट्राडिक्शन क्वेश्चन है यहाँ पे। एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन आप क्या कह सकते हैं, या फिर उसी क्वेश्चन के क्वेश्चन को ऑप्शन में, ऑप्शन को क्वेश्चन में यहाँ पे इस तरीके से ट्विस्ट कर दिया। यहाँ पे बोल रखा है कि निम्न में से कौन सा विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता की संकल्पना को सबसे बेहतर व्याख्या करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि संज्ञान जो है, कोग्निशन जो है, किससे लिंक करता है। कोग्निशन जो है हमारे ब्रेन से लिंक करता है। और अगर हम जहाँ पर भी ब्रेन की बात करते हैं, ब्रेन की बात करने का मतलब क्या है कि हम किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि कोई चीज़ हमें कितने अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। और समझ में कब आएगा, जब आप बच्चे को उनकी एज के अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ पर जब भी कोग्निटिव वैलिडिटी की बात आएगी, या तो आप अंडरस्टैंडिंग, या आप कह लीजिए कि बच्चे के कॉन्सेप्ट कितने बिल्ट हो रहे हैं, इस तरफ जाएंगे, या फिर यहाँ पे देखेंगे कि जो पाठ्यचर्या सामग्री है वो आयु उपयुक्त है या नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अब इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को बोल रखा है कि जो कोग्निटिव वैलिडिटी होती है, कोग्निटिव वैलिडिटी इन साइंस करिकुलम मीन्स, जो कोग्निटिव वैलिडिटी होती है उसका क्या मतलब है, यहाँ पे हम लोगों से ये पूछ रखा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को जरा हम यहाँ पे डील करते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि डाइल्यूशन ऑफ कंटेंट। डाइल्यूशन ऑफ कंटेंट का मतलब क्या है। डाइल्यूशन ऑफ कंटेंट का मतलब है कि जो हमारी पाठ्य वस्तु है उसमें हम क्या करें, उसमें हम तुच्छीकरण करें। इसका मतलब क्या होता है कि हम चीज़ों को सेपरेट करें, हम चीज़ों को अलग अलग करें कि कौन सी चीज़ ईजी है, कौन सी चीज़ डिफ़िकल्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को यहाँ पे प्रोवाइड करें। अब देखिए, सिंपल सी बात है कि आपको साइंटिफिक नॉलेज को बच्चे को देना ही है, चाहे कॉन्सेप्ट कितना भी कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे हम डाइल्यूशन तो कंटेंट का करेंगे, क्योंकि ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाएगा। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे डाइल्यूशन करने का मतलब क्या है। डाइल्यूशन करने का मतलब ये है कि आप बच्चे को सिर्फ आसान चीज़ें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये नहीं करना। इंक्लूजन ऑफ एप्रोप्रिएट फन एलिमेंट ऑफ साइंस। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो मज़ेदार तत्व है उसको शामिल करना है। कहीं ना कहीं इंक्लूजन की बात की है तो इस पॉइंट को हम कंसिडर कर सकते हैं। अगला यहाँ पे बोल रखा है कि इंक्लूजन ऑफ हाउ कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस इवॉल्व ओवर टाइम। अब देखिए, जब आप कॉन्सेप्ट किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं इस बारे में बात करते हैं, तो ये हिस्टोरिकल वैलिडिटी को दर्शाता है, ना कि कोग्निटिव वैलिडिटी को। तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे होना नहीं चाहिए। दो ऑप्शन आपके इस तरीके से कट गए। अगला यहाँ पे एडेप्टेशन ऑफ कंटेंट एज पर द कोग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर। अब सिंपल सी बात है कि एप्रोप्रिएट फन डालोगे या फिर ऐसा कंटेंट आप प्रोवाइड करोगे, ऐसे सामग्री दोगे जो कि बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर के हिसाब से होगा। तो कभी भी हम यहाँ पे जब कोग्निटिव वैलिडिटी की बात कर रहे हैं तो हम एज 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 क्यों बोल रहे हैं, ताकि बच्चे का जो कोग्निटिव लेवल है उस तक हम अचीव कर सकें। और अगर बच्चे को कोई चीज़ समझ में आने लग जाएगी तो वो ऑब्वियस सी बात है कि उसको
उस चीज़ में इंटरेस्ट आएगा, क्यूरियोसिटी आएगी, तो फन अपने आप आ ही जाएगा। तो यहाँ पर आपका अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा बैठेगा? यहाँ पर डी जो ऑप्शन है ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट बैठेगा एज कंपेयर टू ए। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर क्या बोल रखा है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ हैविंग अ हिस्टोरिकल वैलिड साइंस करिकुलम। नीड क्या है ये हमसे यहाँ पे पूछ रखा है। तो देखिए यहाँ पे जब मैंने आप लोगों के साथ हिस्टोरिकल वैलिड करिकुलम की यहाँ पे बात की थी, तब मैंने आप लोगों को क्या बताया था? हिस्टोरिकल वैलिड करिकुलम में बेसिकली होता क्या है कि हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ साइंस के कॉन्सेप्ट किस तरीके से डेवलप हुए हैं, किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं। तो ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है हिस्टोरिकल वैलिडिटी को लेके। तो यहाँ पर ओनली डी या फिर ओनली बी जो है ये आपका करेक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट है। इसके अलावा अब आपको यहाँ पे बी और सी को यहाँ पे चेक करना है। तो आपको इस तरीके से ऑप्शंस जो हैं उनको एलिमिनेट करना आना चाहिए। सी की अगर हम बात करें तो सी में बोल रखा है इट हेल्प लर्नर अप्रॉक्सीमेट हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस इवॉल्व विद टाइम। मैंने अभी आपको बताया था हिस्टोरिकल वैलिड करिकुलम में हम बेसिकली यही देखते हैं कि कोई कॉन्सेप्ट किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। और एग्जाम्पल में मैंने कौन सा दिया था? आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एग्जाम्पल दिया था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में किस तरीके से हम एटम के एग्जैक्ट स्ट्रक्चर तक पहुँचे थे जो आपकी चीज़ें इवॉल्व हुई थी। यानी कि सी भी यहाँ पे करेक्ट है, तो ए एंड सी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे बोल रखा है कि बी ऑप्शन को अगर आप पढ़ते हैं, इट हेल्प द लर्नर टू व्यू साइंस एज इनफॉलेबल, यानी कि विज्ञान कैसा अचूक है। अब देखिए अचूक वर्ड हम नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन होते ही हैं, इसमें चेंजेस होते ही हैं। और एक साइंटिस्ट की थ्योरी को दूसरा साइंटिस्ट जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे ओवरलैप भी करते हैं। तो अचूक शब्द हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। डी ऑप्शन में बोल रखा है इट हेल्प टू हाईलाइट द अचीवमेंट ऑफ वेस्टर्न कंट्री, यानी कि हिस्टोरिकल वैलिड करिकुलम में हम वेस्टर्न कंट्री की साइंस को हाईलाइट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग देखते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से आपका टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है। अब अगला यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें तो देखिए फिर से एक हिस्टोरिकल वैलिड करिकुलम का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑप्शन में आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी है। एंगेजमेंट ऑफ लर्नर इन मेथड ऑफ साइंस दैट लीड टू जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। अब आप लर्नर को एंगेज करते हैं इसमें और किस तरीके से साइंटिफिक नॉलेज जनरेट हुई है उसका पता करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रोसेस वैलिडिटी की बात है कि आप यहाँ पे उनकी प्रक्रिया के अंदर बच्चे को लेके आ रहे हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि आपको हिस्टोरिकल वैलिड करिकुलम पे ध्यान देना है। अगला है कि इंक्लूजन ऑफ हाउ कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस इवॉल्व ओवर टाइम। तो ये इवॉल्व वर्ड से आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि यही इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। अगला है एडाप्टेशन ऑफ कंटेंट एज पर कोग्निटिव लेवल। कोग्निटिव लेवल यानी कि यहाँ पे कोग्निटिव वैलिडिटी की बात यहाँ पे की जा रही है, यहाँ पे हिस्टोरिकल वैलिड करिकुलम की बात नहीं की जा रही, तो ये नहीं होगा। इंक्लूजन ऑफ कंटेंट रिलेटेड टू चाइल्ड लोकल एनवायरनमेंट, बच्चे के लोकल एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको कंटेंट को चूज़ करना है, तो ये कंटेंट वैलिडिटी की बात की जा रही है। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि यहाँ पर आपका बी जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। आई होप यहाँ तक के क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। अब मैं आप लोगों के साथ आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पे हमें बोल रखा है अडाप्टिंग द साइंस करिकुलम। हम साइंस करिकुलम जब अडाप्ट करते हैं एज पर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ साइंस, अगर हम अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ के हिसाब से, बच्चे के समझ के स्तर के हिसाब से अगर हम यहाँ पे बच्चे के विज्ञान की पाठ्यचर्या का क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक तरीके से अनुसूची यहाँ पे बना रहे हैं, तो इनमें से कौन सी चीज़ जो है किस तरीके की वैलिडिटी को हम यहाँ पे एश्योर कर रहे हैं, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। आई होप ये क्वेश्चन, ये सेशन आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। आज के इस सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।